मणिपुर की जो घटना सामने आई है किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। प्रधानमंत्री मोदी उसी मणिपुर के शर्मनाक वीडियो की बात कर रहे हैं जो वायरल हुआ है पूरे देश में। मणिपुर के मुख्यमंत्री दावा करते हैं कि चीजें जल्दी नियंत्रण में आ जाएंगी, लेकिन हुआ क्या? ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने हर किसी के सामने एक सवाल खड़ा किया है। इस सवाल का जवाब सरकार को देना होगा। जहां 2 महिलाओं के कपड़े निकाले गए, उनको पब्लिकली परेड किया गया, मोलेस्ट किया गया और किया गया। वीडियो के बारे में खबर तो आप तक पहुंच गई होगी, पर आपको ये नहीं पता होगा कि ये इंसिडेंट फेक न्यूज की वजह से हुआ। पुलिस सूत्रों का कहना है कि ये शर्मसार करने वाली घटना एक फेक न्यूज फैलने की वजह से हुई है। द प्रिंट ने रिपोर्ट किया ये सब फेक न्यूज की वजह से हुआ। उधर आदमी कह रहे थे कि ये उनका बदला है चुराचांदपुर केस के लिए। ये कहा एक पीड़ित महिला ने, जिन्होंने द प्रिंट के साथ बात करी। कुछ हफ्तों पहले मणिपुर में एक फेक फोटो फैली। The photograph of a body wrapped in plastic, a young woman lying next to a suitcase. This photograph went viral in Manipur. फोटो के नीचे लिखा था कि कैसे एक मैती महिला को गैंग किया गया और फिर उसको मारा गया कुकी मिलिटेंट्स ने। बूम! एक फैक्ट चेकिंग वेबसाइट ने पाया कि ये फोटो मणिपुर की नहीं बल्कि एक पुरानी फोटो है दिल्ली के एक ऑनर किलिंग इंसिडेंट की। The victim was not from Manipur, she was from Delhi, and this picture is not even recent, it is from last year, from November 2022. पर जब तक ये ऐलान किया गया कि ये फोटो फेक है, तब तक तो लड़ाई स्टार्ट हो गई थी कुकीज और मैतीज के बीच। एक केस में नशे में लिपटे हुए आदमियों ने, जिनमें से कुछ बस 15 साल के थे, उन्होंने एक 40 साल की कुकी महिला को खींचा खेतों में और उनका रेप किया। इस कांड के दौरान वो आदमी चिल्ला रहे थे कि हम तुम्हारे साथ वही करेंगे जो तुम्हारे आदमियों ने हमारी महिलाओं के साथ किया। उन आदमियों के लिए वो रेप एक बदला था और उस बदले के लिए उन्होंने 2 महिलाओं का किया। और इसके अलावा मणिपुर की स्टेट में कई लोग मारे गए, कई घर जलाए गए और कई मणिपुरी अपने ही घरों से बेघर हो गए। हम लोग का घर भी सब जलाया है, दुकान को भी। Yeah, I'm worried about my home. I'm worried that they would burn up our house. जब मणिपुर का ये वीडियो वायरल हुआ तो कई लोग इसकी आलोचना करने लग गए, सोशल मीडिया पर ही नहीं बल्कि पार्लियामेंट में भी। और हमारे प्रधानमंत्री ने भी एक पब्लिक स्टेटमेंट दी। अब प्रधानमंत्री मोदी ने एक पब्लिक स्टेटमेंट दी इसके खिलाफ, तो कई लोग खुश होंगे ना? नहीं। मणिपुर की बात पर वो कहते हैं कि उनका दिल दुख से भरा और क्रोध है, और उसके बाद वो छत्तीसगढ़ और राजस्थान पर घिनौनी गंदी राजनीति करने लगते हैं। शर्म आनी चाहिए मोदी जी आपको। लोगों का आर्गुमेंट था कि मणिपुर 80 दिनों से जल रहा है और प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी पहली स्टेटमेंट तब दी जब ये वीडियो वायरल हुआ। मणिपुर में वायलेंस स्टार्ट हुआ 3 मई को। 70 दिन बाद भी 19 जुलाई 2023 वायलेंस थमा नहीं, और इस दौरान प्रधानमंत्री ने कई चीजें करी हमारे देश के लिए। रुक जाना नहीं तो कहीं हार के। पर उन्होंने मणिपुर पर कोई स्टेटमेंट नहीं दी। वही प्रधानमंत्री जिन्होंने शबानाज आजमी की इंजरी पर एक ट्वीट किया, या फिर जब कई मणिपुरी एथलीट्स हमारे देश के लिए मेडल जीते तब ट्वीट किया। पर हम इस चीज का दोष बस प्रधानमंत्री पर नहीं डाल सकते। ये जो वीडियो वायरल हुआ है ये पिछले हफ्ते का नहीं है, पिछले महीने का भी नहीं है। ये वीडियो है 77 दिन पहले का। 8 मई को विक्टिम के हस्बैंड ने एक FIR भी रजिस्टर करवाई थी, पर मणिपुर की सरकार और पुलिस ने तभी एक्शन लिया जब ये वीडियो वायरल हुई। तो इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसकी जिम्मेदारी थी ये मणिपुर का वायलेंस। सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की, पुलिस की, आर्मी की, मीडिया की, या फिर कोर्ट्स की। मणिपुर में वायलेंस स्टार्ट हुआ मई 3 को मेजॉरिटी मैतीज और माइनॉरिटी कुकीज के बीच। मणिपुर की हिस्ट्री ढंग से समझने के लिए, और ये मैतीज कौन है और ये कुकीज कौन है, ये वीडियो देखना जो हमने 2 महीने पहले रिलीज किया था, जहां हमने बहुत डिटेल में बात करी है मणिपुर की पूरी हिस्ट्री के बारे में। इस वीडियो में मैं मणिपुर की हिस्ट्री के बारे में नहीं बल्कि बात करूंगा कि कौन जिम्मेदार है मणिपुर के वायलेंस के लिए। ये सिलसिला स्टार्ट हुआ जब मणिपुर के हाई कोर्ट ने रेकमेंड किया कि मैतीज को शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट में इंक्लूड होना चाहिए। Manipur High Court has directed the state government to submit recommendations to the Union Ministry of Tribal Affairs for the inclusion of Meiteis in scheduled tribes list. मणिपुर हाई कोर्ट जस्टिस ने स्टेट सरकार को कहा कि उनको इसके बारे में कुछ करना चाहिए 4 हफ्तों के अंदर। On March 27, the Manipur High Court had directed the state government to submit recommendations to the Centre on Inclusion of Meiteis in ST list and consider the case within a period of 4 weeks. वायलेंस स्टार्ट हुआ और 2 दिन के अंदर ही करीब 60 लोग मारे गए।
5 मई को 5 दिन के लिए इंटरनेट सस्पेंड कर दिया गया और सेक्शन 144 लगा दिया गया। Section 144 of the CRPC has been imposed in several districts. मिड मई में जब मणिपुर जल रहा था तब सुप्रीम कोर्ट ने क्रिटिसाइज किया मणिपुर हाई कोर्ट के ऑर्डर को। उन्होंने कहा कि क्या जरूरत थी ऐसे ऑर्डर की। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये तक कहा कि बहुत जरूरत है अब हमें इंटरवीन करने की और मणिपुर हाई कोर्ट के ऑर्डर को कैंसिल करने की। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है वो पिछली सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स के भी खिलाफ है, पर सुप्रीम कोर्ट के इस अंग्रेजी स्टेटमेंट्स को मणिपुरी सुन नहीं रहे थे। जो डैमेज था वो हो गया था और वायलेंस मणिपुर में चलता रहा। अब मणिपुरी तो कई समय से इस वायलेंस को झेल रहे थे, पर पूरे देश ने इस चीज को समझा 19 जुलाई को जब ये वीडियो वायरल हुआ। मणिपुर में 2 महिलाओं से हैवानियत का एक वीडियो वायरल हो रहा है। अब आप पूछोगे कि इस पूरे समय स्टेट सरकार भला क्या कर रही थी। ये है मणिपुर के चीफ मिनिस्टर जो इस वायरल वीडियो के बारे में बात कर रहे थे। तो वो वीडियो देखने के बाद में मेरे को इतना बुरा लगा, इतना खराब लगा, ये तो ह्यूमैनिटी नहीं है इसमें। अब भले ही 3 दिन पहले साउथ बॉम्बे और साउथ दिल्ली के लोगों को नहीं पता था कि मणिपुर में क्या चल रहा है, पर मणिपुर के चीफ मिनिस्टर से कुछ किलोमीटर दूर ही रहते हैं। इसी वजह से कई लोगों ने दबाव डालने की कोशिश करी है कि उधर के चीफ मिनिस्टर रिजाइन करें, और इनफैक्ट उन्होंने रिजाइन किया भी। 29 जून की दोपहर में चीफ मिनिस्टर बीरेन सिंह मणिपुर के गवर्नर से मिलने जा रहे थे क्योंकि वो जिम्मेदारी उठा रहे थे मणिपुर वायलेंस के लिए और अपना रेजिग्नेशन पेपर गवर्नर को दे रहे थे। चीफ मिनिस्टर और गवर्नर के घर के बीच में डिस्टेंस बहुत ही कम है, 200 मीटर। बीरेन सिंह अपने घर से निकले 20 एमएलए और कई मिनिस्टर्स की कॉन्वॉय के साथ, पर इंडियन राजनीति में ड्रामे की तो कमी है नहीं। जैसे ही वो थोड़े आगे बढ़े उनको कई महिलाओं ने घेर लिया और गवर्नर के घर जाने से ब्लॉक कर दिया। उन महिलाओं ने कहा कि आप रिजाइन नहीं कर सकते। हमें भी खबर मिला है कि बीरेन सिंह ऑनरेबल सीएम वो रिजाइन करने वाले एंड हमें वो नहीं चाहिए। We want him as a CM। और कुछ महिलाओं ने रेजिग्नेशन पेपर ही फाड़ दिया, जिसके बाद बीरेन सिंह वापस अपने घर चले गए और उन्होंने कहा कि वो रिजाइन नहीं कर रहे। He says at this crucial juncture, I wish to clarify that I will not be resigning from the post of Chief Minister। अब ये ड्रामा था या फिर नहीं, ये मैं आप पर छोड़ दूंगा, पर हम में से कुछ ही लोग इस चीज पर डिबेट कर पाएंगे कि अगर किसी व्यक्ति की लीडरशिप के अंडर कई लोग मारे जाते हैं तो उस वायलेंस की उनको जिम्मेदारी उठानी ही चाहिए। Usually in such a case, any central government would have dismissed the state government and put the state under president's rule. That hasn't happened। कई लोगों ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर बीरेन सिंह बायस्ड है क्योंकि वो खुद मैती हैं और इसी वजह से उन्होंने ये वायलेंस रोका नहीं अभी तक। लोकल रिपोर्ट्स की माने तो बीरेन सिंह को कोई चैलेंज नहीं कर सकता अभी मणिपुर में, इसी वजह से उन्होंने रिजाइन नहीं किया क्योंकि उनको कोई चैलेंजर इतना दबाव डाल ही नहीं रहा। ये दबाव तो बस लोकल मीडिया और सिटीजन्स डाल रहे हैं। जब ये वायलेंस स्टार्ट हुआ 3 मई को तो कुकीज ने कहा कि चीफ मिनिस्टर बस एक कम्युनिटी के हक में ही डिसीजंस ले रहे हैं। समस्या यह है कि पॉपुलेशन मणिपुर में मेजॉरिटी मैतीस की है। लेजिस्लेटिव असेंबली में भी 60 में से 40 सीट्स उनकी है। इसका मतलब है कि चीफ मिनिस्टर और पॉलिटिकल पावर मैतीस के पास है। इसके बारे में हमने डिटेल में पिछले वीडियो में बात भी करी थी। बीरेन सिंह की बायस होने की आलोचना कई समय से हो रही थी। ये स्पेशली बढ़ा जहां वो उन किसानों के खिलाफ जा रहे थे जब उन्होंने एक वॉर ऑन ड्रग स्टार्ट करी। Chief Minister N. Biren Singh is going all out in his crackdown on drugs in the state। बीरेन सिंह का कहना था कि मणिपुर के हिली एरियाज में कई किसान ड्रग्स बना रहे हैं। ये वही एरियाज हैं जहाँ कुकीज रहते हैं। अब इस एंटी ड्रग कैंपेन की वजह से कई कुकी गांव वाले जो चूरा चांदपुर डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं उनको एलिजिडली अपने घरों से बाहर निकाल दिया गया बिना किसी नोटिस के। लोकल रिपोर्ट्स के हिसाब से सरकार के पास एविडेंस भी नहीं था ये प्रूव करने के लिए कि ये किसान ड्रग्स उगा रहे थे। इसी वजह से बीजेपी के कई कुकी एमएलएज ने ये मांग करी है कि सीएम बीरेन सिंह को अपने पद से हटाया जाए। मिस्टर राजकुमार रंजन सिंह जो अभी एक यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए, उन्होंने भी ओपनली मणिपुर सरकार की आलोचना करी है। The law and order condition in the state of Manipur is totally failure। क्योंकि इम्फाल में उनके घर को ही जला दिया गया। बीजेपी के 7 एमएलएज और दूसरे 3 कुकी एमएलएज ने मांग करी कि मणिपुर में एक दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप किया जाए, पर बीजेपी लीडरशिप ने इस मांग को रिजेक्ट कर दिया। जब स्टेट सरकार कोई एक्शन नहीं ले पा रही, मणिपुरीज ने सोचा होगा कि कम से कम पुलिस तो हमारी देखभाल कर पाएगी, पर नहीं, ऐसा हुआ नहीं।
ये है इम्फाल का लेमखौग एरिया। कई मैती महिलाएं डंडे पकड़े हुए रोड साइड पर खड़ी हैं। वो आने वाली गाड़ियों को देख रही हैं और उन गाड़ियों को रोक रही है जो सस्पिशियस दिखती हैं। इस चीज के दौरान एक महिला को फोन आता है एक पुलिस कर्मी से। फिर वो महिलाएं गाड़ियों को और स्ट्रिक्टली चेक करने लग जाती हैं। एक्चुअली उस महिला को एक टिप मिलती है एक ट्रस्टेड मैती पुलिस कर्मी से, जो उस महिला को बताता है सेंट्रल गवर्नमेंट की फोर्सेस की मूवमेंट के बारे में। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की फोर्सेस कौन है? असम राइफल्स और इंडियन आर्मी के दूसरे सोल्जर्स। पर ये सब हो क्यों रहा है? महिलाओं की माने तो वो बस मैती पुलिस कर्मियों पर ही भरोसा करती हैं और असम राइफल्स पर नहीं। ये एक उदाहरण है कि कितना मिसट्रस्ट पैदा हो गया मणिपुरीज के बीच। ये चीज आप दूसरे वीडियोस पर भी देख सकते हैं। और बस ये काफी नहीं है, मणिपुरी पुलिस भी डिवाइड हो गई है। 3 महीने पहले मई में करीब 1500 मैती और कुकी पुलिस कर्मी गायब हो गए। अपनी ड्यूटीज को छोड़कर वो उल्टा पहुंचे उन पुलिस स्टेशंस पर जो उनके घर के पास थे। वो कुकी ऑफिसर्स जो मैती डोमिनेटेड इम्फाल वैली में थे वो हिल्स की तरफ चले गए, और वो मैती ऑफिसर्स जो कुकी डोमिनेटेड एरियाज में स्टेशन थे वो वैली की तरफ चले गए। तो मणिपुर की पूरी पुलिस फोर्स बट गई है मैती और कुकी कैंप्स में। इनफैक्ट एक सीनियर ऑफिशियल ने कहा कि अब कोई मणिपुरी पुलिस बची नहीं है, या तो मैती पुलिस है या फिर कुकी पुलिस। और क्योंकि पुलिस बट गई है, इसका अंजाम किसको भुगतना पड़ता है? आम लोगों को। जैसे इस वायरल वीडियो के पीछे कहानी सुनिए। One of the survivors told the Indian Express that they had been left to the mob by the police. तो आप खुद सोचिए कि लोकल पुलिस ने इस महिला को उस भीड़ के हाथ दे दिया और कहानी खत्म नहीं हुई। करीब 5000 वेपन्स इंक्लूडिंग AK-47 जैसी असॉल्ट राइफल्स पुलिस कर्मियों से चोरी करी गई और मणिपुर पुलिस ने ज्यादा रेजिस्टेंस भी नहीं दिखाई। डीजीपी कहते हैं कि उन्होंने पुलिस कर्मियों के साथ कई सेशंस कंडक्ट करे हैं उनको बोलने के लिए कि वो अपनी पोस्ट पर वापस आ जाएं। उन्होंने कहा कि वो कोशिश कर रहे हैं कि हमारी पुलिस कम से कम एथनिसिटी के बेसिस पर डिवाइड ना हो। पर अनफॉर्चुनेटली बस पुलिस ही नहीं बटी हुई। एक सीनियर मैती IAS ऑफिसर के हिसाब से कुकी ऑफिसर्स मणिपुर के ओल्ड सेक्रेटेरिएट को छोड़कर चले गए। वो कहते हैं कि मणिपुर की सिचुएशन दर्शाने के लिए ये एक अच्छा उदाहरण है कि अगर हम अपने कुकी ऑफिसर्स को सेफ फील नहीं करवा सकते तो पूरी स्टेट का क्या होगा। अब आप सोचोगे कि चीफ मिनिस्टर कुछ नहीं कर सकते और ना ही स्टेट पुलिस और IAS ऑफिसर्स, पर सेंट्रल सरकार तो है ना अभी भी। सरकार के समर्थक दावा करते कि प्रधानमंत्री मोदी ने कोई पब्लिक स्टेटमेंट नहीं दी, इसका मतलब ये थोड़ी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ किया नहीं, और ये उनका वैलिड आर्गुमेंट है। वायलेंस स्टार्ट होने के बाद ही असम राइफल्स मणिपुर में डिप्लॉय करी गई। होम मिनिस्टर अमित शाह स्वयं मणिपुर गए स्टेट की जांच करने के लिए। कुकी और मैती ग्रुप के लीडर से वो मिले भी, क्योंकि कई मिलिटेंट ग्रुप्स ने मणिपुर के हाईवेज ब्लॉक भी कर दिए थे। सेंटर ने मणिपुर को आश्वासन दिया कि हम एसेंशियल आइटम्स का सप्लाई तो जारी रखेंगे। रिपोर्ट्स आई कि यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने डॉक्टर्स की एक टीम भेजी है मणिपुर। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री हैज डेप्यूटेड अ टीम ऑफ डॉक्टर्स टू सपोर्ट मणिपुर's public health efforts. पर इन सारी चीजों के बावजूद क्या इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी जिम्मेदारी निभाई? मणिपुर के फॉर्मर डीजीपी जो प्रेसिडेंट है एनपीपी के, जो बीजेपी की एक एलाय है, उन्होंने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्शंस रिएक्टिव थे और ना कि प्रोएक्टिव। वो कहते कि जब वायलेंस स्टार्ट हुआ था तब अथॉरिटीज को पता होना चाहिए था कि मैतीज जो हिल्स में रहते हैं और कुकीज जो वैली में रहते हैं उनकी जान को खतरा है। तब सरकार को हर चीज करनी चाहिए थी ताकि इन लोगों की जान बचे, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। इसके बाद होम मिनिस्टर अमित शाह की विजिट से भी इतना फायदा नहीं मिला, इसके बावजूद कि वो 4 दिन तक मणिपुर में थे, जो कोई आम बात नहीं है। अमित शाह ने प्रॉमिस किया कि दोनों ग्रुप्स के बीच में एक सीज फायर होगी उसी रात जिस रात वो उन दोनों ग्रुप से मिले। पर इस अनाउंसमेंट के बाद भी वायलेंस चलता रहा और कोई सीज फायर अनाउंसमेंट नहीं हुई। जे लुंगडिम और फॉर्मर डिफेंस ऑफिशियल हैं, उन्होंने कहा कि अमित शाह ने वादा किया था कि चुरत चांदपुर से आइजवाल, दीमापुर, गुवाहाटी और शिलोंग तक की हेलीकॉप्टर सर्विस स्टार्ट होगी, पर एक सर्विस के अलावा जो इम्फाल एयरपोर्ट से चुरत चांदपुर तक है और कोई हेलीकॉप्टर सर्विस स्टार्ट नहीं हुई है। ये हेलीकॉप्टर सर्विस बहुत जरूरी थी क्योंकि कुकी लोग ना इम्फाल जा सकते थे और ना उन एरियाज में जा सकते थे जहाँ मैतीज की डोमिनेशन है। और कुकीज यानी मैतीज ही कहते कि अमित शाह की विजिट से कुछ फायदा हुआ नहीं। कोऑर्डिनेटिंग कमेटी और मणिपुर इंटेग्रिटी एक बॉडी है जो मैतीज को रिप्रेजेंट करती है। उसके मीडिया कोऑर्डिनेटर ने कहा कि उनको अमित शाह ने वादा किया था कि वो 10-15 दिन बाद वापस आएंगे, पर अमित शाह मणिपुर वापस आए नहीं। इसके अलावा सेंट्रल सरकार ने कहा था कि वायलेंस के बावजूद खाने की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मणिपुर में, पर फिर भी कई मणिपुरीज भूखे जा रहे हैं। खाने का दिक्कत। जून में इंडियन सरकार ने एक 51 मेंबर पीस कमेटी बनाई वायलेंस को रोकने के लिए। The central government has constituted a peace committee in Manipur
under the chairmanship of Governor Anusuya Uki. पर कई ऑर्गेनाइजेशन जो इस कमेटी में थी उन्होंने पार्टिसिपेट करने से ही मना कर दिया। मैतीज और कुकी ग्रुप्स ने कहा कि हम भाई बात क्यों करें इस पीस कमेटी में जब वायलेंस थमा ही नहीं है। कोऑर्डिनेशन कमेटी और मणिपुर इंटेग्रिटी के एक एग्जीक्यूटिव मेंबर ने कहा कि जब आग बुझी नहीं है हम पीस टॉक्स कैसे स्टार्ट कर रहे हैं। हमने कई बार स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा है कि पहले हमारे गांव वालों को बचाया जाए। कमेटी के एक प्रोमिनेंट मेंबर और थिएटर पर्सनालिटी उन्होंने भी अपना नाम कमेटी से वापस ले लिया। अमित शाह जैसे लीडर्स की ट्रिप्स की वजह से उल्टा कॉन्फिडेंस और बढ़ना चाहिए था सेंट्रल गवर्नमेंट पर बढ़ने की जगह वो और घट गया है। बस सेंट्रल गवर्नमेंट में ही नहीं बल्कि इंडियन आर्मी में भी कि असम राइफल्स को कंट्रोल कौन करता है। ये कहना था मणिपुर के एक सीनियर ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट का, जिन्होंने एक ओपन लेटर लिखा प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर को। असम राइफल्स एक सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है जिनका एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है। पर इस खत में असम राइफल्स की बहुत आलोचना करी गई। ये तक लिखा गया कि असम राइफल्स ने खुली छूट दे दी है कुकी चिन ट्राइब्स और कुकी मिलिटेंट ग्रुप्स को। मणिपुर में एक ऑन द ग्राउंड जर्नलिस्ट ने कहा कि असम राइफल्स के बारे में मैती कम्युनिटी के लोग अब यही मानते हैं। कुकी पॉपुलेशन है वो मैतेई पुलिस को ट्रस्ट नहीं करती है और जो मैतेई पॉपुलेशन है वो असम राइफल्स जो कि इंडियन आर्मी का पार्ट है उसको ट्रस्ट नहीं करती है। ये जो शक था मैती कम्युनिटी के बीच ये और बढ़ गया जब उनको कुकी मिलिटेंट्स के बंकर में वो खाना मिला जो एक्चुअली असम राइफल्स के लिए था। इसी वजह से इम्फाल से 27 किलोमीटर दूर बिष्णुपुर में मैती महिलाओं ने सेंट्रल मिलिट्री पर्सनल को इजाजत भी नहीं दी उनके एरिया में आने के लिए। ईरोम नमिता देवी जो एक लोकल मैती महिला है, उन्होंने कहा कि हम सेंट्रल फोर्सेस पर भरोसा करते ही नहीं है, वो हमें प्रोटेक्ट नहीं करते और वो कुकीज की तरफ ही है। हम इधर तक रहेंगे और उनको पास ही नहीं होने देंगे। तो मणिपुरीज की माने तो ना स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ किया, ना पुलिस ने, ना सेंट्रल गवर्नमेंट और ना सेंट्रल गवर्नमेंट की फोर्सेस ने। इस क्रिटिसिज्म में बीजेपी ने क्या कहा, ये ट्वीट है बीजेपी आईटी सेल के चीफ का, जिन्होंने कहा कि इस वायलेंस के बीज कांग्रेस के समय में डाले गए थे। वो कहते हैं कि मणिपुर में तो प्रदर्शन 2015 और 2017 में भी देखा गया जब कांग्रेस सरकार में थी। 2015 में मैतीज प्रदर्शन कर रहे थे क्योंकि वो एक इनर परमिट लाइन सिस्टम लाना चाहते थे मणिपुर में, जिससे नॉन मणिपुरीज उनकी स्टेट में ना घुस पाए। इन प्रोटेस्ट की वजह से स्टेट लेजिस्लेचर ने 3 बिल्स पास करे। इन बिल्स का मकसद था इंडिजिनस लोगों की राइट्स प्रोटेक्ट करना। ये बिल्स डिफाइन कर रहे थे कि मणिपुरी है कौन, ताकि वो लोग जो मणिपुरी नहीं है वो मणिपुर में घुस ना पाए और ना उधर की जमीन खरीद पाए। जो कुकीज और नागाज थे वो इन बिल से खुश नहीं थे। अब मैं वापस दोहरा रहा हूँ कि अगर आपको हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट चाहिए तो आप इस वीडियो के बाद ये वीडियो देख सकते हैं। उनको लगा कि इन बिल्स से उनको ही आउटसाइडर बुला दिया जाएगा और वो लोग मैती डोमिनेटेड एरियाज में एंटर नहीं कर पाएंगे। उनको लगा कि इन बिल्स की वजह से मैतीज उनकी जमीन भी ले लेंगे जो हिली एरियाज में है। इस वजह से 3 ट्राइबल स्टूडेंट बॉडीज ने प्रोटेस्ट स्टार्ट करी इन बिल्स के खिलाफ और इन प्रोटेस्ट के दौरान वायलेंस स्टार्ट हुआ। फिर 8 जुलाई 2016 को लोकल पुलिस ने एक स्टूडेंट प्रोटेस्टर को मार गिराया, जिसके बाद मणिपुर की सिचुएशन बद से बदतर हो गई और एक कर्फ्यू और लॉकडाउन लगा दिया गया पूरी स्टेट पर। तो अगर बीजेपी सरकार ये आर्ग्यू करती है कि वायलेंट प्रोटेस्ट बस पहली बार बीजेपी के दौरान नहीं हो रही, वो सच कह रहे हैं। कांग्रेस सरकार के दौरान भी वायलेंट प्रोटेस्ट हुई थी और इस कॉन्फ्लिक्ट की जड़ अभी स्टार्ट नहीं हुई, बल्कि वो जड़ें तो गाड़ी गई थी कई साल पहले। इस चीज में भी बीजेपी सरकार सही है, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि स्टेट और सेंट्रल सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है उन लोगों के प्रति जिनकी जाने गई है। गवर्नेंस रूलिंग गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। अब भले ही ये कह लें कि कॉन्फ्लिक्ट पहले स्टार्ट हुआ था, पर अब अपनी जिम्मेदारी से कैसे भाग सकते हैं? जब कांग्रेस की सरकार ही नहीं है तो उन पर दोष कैसे डाला जा सकता है आज के वायलेंस के लिए? एक लोकल मीडिया हाउस की माने तो सेंट्रल सरकार जानबूझकर कुछ नहीं कर रही वायलेंस को रोकने के लिए। उनका कहना है कि मणिपुर में कई समय से सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं जो एक इंडिपेंडेंट मणिपुर बनाना चाहते हैं। वो इंडियन सरकार के साथ कुछ नेगोशिएट करना ही नहीं चाहते। तो इस जर्नलिस्ट के हिसाब से गवर्नमेंट ने एक बहुत पुरानी पॉलिसी यूज करी, डिवाइड एंड रूल, जिस वजह से सेपरेटिस्ट ग्रुप्स का इन्फ्लुएंस कम हो जाए और कुकीज और मैतीज को इंडियन सरकार पर निर्भर करना पड़े अपनी प्रोटेक्शन के लिए। अब ये पूरी थ्योरी एक जर्नलिस्ट का ओपिनियन ही है। ऐसा सेंट्रल सरकार कर रही है या फिर नहीं, इसके लिए हमारे पास ठोस सबूत नहीं है। पर ये चीज हम जरूर कह सकते हैं कि सेंट्रल सरकार ने अपनी जिम्मेदारी ढंग से नहीं निभाई। तो कोर्ट्स, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, पर हमारी डेमोक्रेसी में एक 4th पिलर भी तो है, मीडिया। I've fallen in love, you see. I've fallen in love. Is Seema really a lovelorn woman or a Pakistani spy in disguise? कल तक तो कह रही थी पबजी खेलते खेलते प्यार हो गया था, अब पता चल रहा है कई और लोगों से संपर्क कर रही थी। सिंदूर और कलावा कहीं ISI का छलावा तो नहीं है? क्योंकि सीमा ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, इस्लाम को छोड़कर हिंदू धर्म को अपना लिया। मीडिया
ये लिस्ट है उन 102 जर्नलिस्ट की जिन्होंने 12 जुलाई को एक जॉइंट स्टेटमेंट दी। इन जर्नलिस्ट की क्या मांग थी? बस एक सिंपल मांग कि मणिपुर न्यूज में बना रहे, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया तो कई और चीजों में बिजी थी। जब सीरियस मुद्दों की कवरेज भी हो रही थी तब भी ड्रामा की कमी नहीं थी, पर कुछ मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस ने अपना फर्ज निभाया और ग्राउंड से रिपोर्ट भी करी, जैसे ललन टॉप हो, इंडिया टुडे या फिर एनडीटीवी। मैं चाहे करण थापर के इंटरव्यू स्टाइल से अग्री ना करूं, पर उन्होंने मणिपुरी समाज के कई लोगों का इंटरव्यू लिया ये जांचने के लिए कि उनका पर्सपेक्टिव है क्या। इनफैक्ट ये वीडियो चाहे अभी वायरल हुआ हो, पर द प्रिंट ने मणिपुर में हुए सेक्सुअल क्राइम्स के बारे में 12 जुलाई को ही रिपोर्ट करा था। इनफैक्ट एक लोकल जर्नलिस्ट की माने तो उस इंसिडेंट के बारे में एक लोकल रिपोर्टर ने करीब 2 महीने पहले ही रिपोर्ट किया था। उस आर्टिकल में क्लियरली लिखा है कि कैसे उन महिलाओं के साथ बदसलूकी करी गई, पर किसी को क्या परवाह थी, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया तो अपने मजे कर रही थी। और जब ये खबर मेन स्ट्रीम मीडिया में आई भी तो भी कम्युनलाइजेशन का नमक छिड़का गया। इस वीडियो वायरल होने के बाद मणिपुर पुलिस ने पहली अरेस्ट करी इस केस में। The main culprit who was part of the mob which paraded women naked and sexually assaulted them in Manipur has been unmasked. पर एक बिल्कुल दूसरे केस में इम्फाल पुलिस ने एक अब्दुल नाम के व्यक्ति को अरेस्ट किया था। एक नामी न्यूज एजेंसी ANI ने इन दोनों केसेस को मिक्स कर दिया और कहा कि ये केस अब्दुल ने किया था। कई बीजेपी मेंबर्स ने भी दोष अब्दुल खान पर डाला। अब मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, पर अगर आप एक बहुत बड़ी न्यूज एजेंसी है और आपको पता है कि माहौल कितना गर्म है हमारे देश में, तो न्यूज एजेंसीज को थोड़ी बहुत तो फैक्ट चेकिंग करनी चाहिए ना, ताकि हमारे देश का माहौल और ना बिगड़े। मणिपुर वायलेंस का दोष हम किसी एक व्यक्ति पर नहीं डाल सकते। ये एक उदाहरण था कि जब पूरा सिस्टम फेल होता है तो क्या होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, कोर्ट्स हो या फिर मीडिया, और भुगतता कौन है? आम आदमी। एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एल निशाकांत सिंह ने कहा कि वो एक सामान्य इंडियन है मणिपुर से जो अपनी रिटायर्ड जिंदगी जी रहे हैं, पर आज उनकी स्टेटलेस हो गई है। मानो मणिपुर लिबिया, लेबनान, नाइजीरिया या फिर सीरिया की तरह बन गया है। क्या उनकी कोई बात सुन भी रहा है? अगर हम सॉल्यूशंस की बात करें तो ऑब्वियसली इतनी कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री है कुकीज और मेहतीज के बीच, उनको कुछ ही दिनों में सॉल्व नहीं किया जा सकता। इस चीज के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड नेगोशिएशन चाहिए होंगे, पर जो प्रायोरिटी होनी चाहिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की, वो है कि वायलेंस को तुरंत खत्म किया जाए। इस वजह से चाहे सेंट्रल सरकार को चीफ मिनिस्टर को हटाना हो या फिर असम राइफल्स की आलोचना करनी हो, ये सब काम करने चाहिए ताकि वायलेंस सबसे पहले थमे। उसके बाद हमारी सरकार को दोनों ग्रुप्स का विश्वास जीतना होगा। उस चीज के लिए ये दिखाना बहुत जरूरी है कि जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो एक ग्रुप की तरफ बायस नहीं है, चाहे वो लोकल पुलिस हो या फिर सेंट्रल सेक्रेटेरिएट। इंडियन सरकार की एक बहुत फेमस फॉरेन पॉलिसी है एक्ट ईस्ट, जहाँ म्यांमार जैसे देशों के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज के लिए। पर शायद बेहतर होगा कि हम एक्ट ईस्ट के बजाय कुछ टाइम के लिए एक्ट नॉर्थ ईस्ट भी करें। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको हिस्ट्री समझनी हो मणिपुर की तो इस वीडियो को जरूर देखना। अगर आपने वो वीडियो देख लिया तो आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं सिक्किम की हिस्ट्री के बारे में, क्योंकि ऑनेस्टली हम जैसे कई लोग नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में बहुत ही इग्नोरेंट है। तो इन दोनों वीडियोस को जरूर देखना।